हाँ जी, अब तक हमने जो बात करी वो बात करी इंडिया के फिजिकल की, और इंडिया की जो रॉक्स है, चट्टानें कौन कौन सी रॉक्स कहाँ कहाँ पाई जाती है उनकी बात करी हमने। ठीक है, तो ये हमने बातचीत करी। अब हम आगे जो बातचीत करेंगे वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अपवाह तंत्र। भारत का जो अपवाह तंत्र है हम उसकी बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र की बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको समझना जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूँ कि भारत जो प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश में जब हमने इसे बांटा था, तो इसमें हमने पर्वतों की बात की थी, मैदानों की बात की थी। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों से ही ज़्यादातर नदियाँ निकलती है। ठीक है, जैसे भारत का जो पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जैसे हिमालय वाला क्षेत्र, वहाँ से ग्लेशियरों से नदियाँ निकलती है। तो उन नदियों के फलस्वरूप ही जो है मध्य का जो मैदानी प्रदेश था वो बना था। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, उन शब्दावली को आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अपवाह तंत्र आएगा, अपवाह आएगा, उसका बेसिन आएगा। इस शब्दों को आप समझेंगे तो आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो दक्षिण में, जैसे उत्तर में हमने बात करा कि उत्तर की जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से नदियाँ निकलती है, मैदानी प्रदेश में बहती है। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में भी जो है पर्वतीय प्रदेश है, उन पर्वतों से नदियाँ निकलती है, और उन नदियों से ही आगे जो है बेसिन बनते हैं। तो बात ये नहीं है कि हम अपवाह तंत्र के अंदर नदियों की बात कर रहे हैं। बात ये है कि हम अपवाह तंत्र में उस तंत्र की बात कर रहे हैं कि भारत जो देश है इसमें भूआकृतिक काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। उसके अंतर्गत इनका सिस्टम जो है वो किस प्रकार चलता है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर जो है कि एक तो पूरे 12 महीने पानी रहता है, जैसे हम नदी की बात करते हैं। एक बात करें हम, कुछ महीने पानी रहता है कुछ महीने नहीं रहता है, या पठारी भाग में बहती है या मैदानी भाग में बहती है, या फिर वो कहाँ कहाँ से पानी ग्रहण करती है, ये सारी चीज़ें। तो हम जब शुरुआत में इसकी बात करेंगे तो हम इनका अंतर देखेंगे कि जो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, उनका उनके बीच में अंतर क्या है। और उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे अपवाह तंत्र की। देखिए, अपवाह किसे कहते हैं, जिस निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होता है उसे नदी का अपवाह कहते हैं। यानी कि नदी कोई एक निश्चित मार्ग पकड़ती है कि साहब इस रास्ते से मुझे निकलना है, तो जहां जहां से वो नदी बहती है उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है, अपवाह कहा जाता है। जबकि उस अपवाह के अंदर, यानी कि उस नदी के अंदर और नदियां आकर जब मिलती है तो वो एक तंत्र का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे नदी तथा जो उसकी सहायक नदियां हैं वो आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है उसे। ठीक है, और केवल एक नदी बह रही है तो उसे हम कहेंगे ड्रेनेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नदियां हैं वो पानी कहाँ से प्राप्त करती है। जो नदियां जो है, या तो पर्वतों से। देखिए, जब वर्षा होती है तो पर्वतों के ऊपर जब वर्षा होती है तो वो पर्वतों में धीरे धीरे रिस कर संचित हो जाती है, और धीरे धीरे फिर वो पानी उसे पर्वतों से निकलकर नदियों का रूप धारण करता है। तो दो ही तरीके हैं नदी के बनने के। या तो हिमनद, जो हम ग्लेशियर की बात करते हैं, जो बर्फ जमी हुई है पर्वतों पर, उनकी बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वर्षा की। अगर वर्षा से जल प्राप्त करती है तो जब तक वर्षा होगी तब तक नदियों में पानी रहेगा, जैसे वर्षा नहीं होगी पानी रुक जाएगा। हम ग्लेशियर की, हिमनद की बात करते हैं, तो ग्लेशियर भी धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं, उनसे जो पानी की प्राप्ति होती है वो नदियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो जो ये क्या है, कहलाता है कि हम किस रूप में जो नदी का जल प्राप्त होता है, हिमनद और वर्षा के रूप में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेसिन क्षेत्र। बेसिन क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई अपवाह तंत्र निर्मित हुआ, कि जैसे हमने बात करी कि एक नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, उन सबको मिलाकर जो हमने बात करी तो वो क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। लेकिन बेसिन का मतलब है कि उस अपवाह तंत्र में वो क्षेत्र जहां पर वो उसको कवर करता है। जैसे एक मुख्य नदी है, उसमें एक सहायक नदी है, सहायक नदी भी किसी और क्षेत्र को कवर करती है। तो जहां तक वो क्षेत्र कवर होता है, जहां तक उससे सिंचाई होती है, जहां तक उससे पानी पहुंच सकता है, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र में केवल एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। लेकिन जब हम बेसिन की बात करते हैं तो सहायक नदियों की और भी सहायक नदियां होती है, और वो पानी जहां जहां तक दूर दूर तक फैला रहता है उसे हम एक बेसिन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत की, जो भारत के अंदर जल विभाजक रेखा। देखिए, जल विभाजक रेखा मैं आपको पहले डायग्राम पे लेके चलता हूँ, उसके अंदर फिर थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ।
पॉइंट आउट में देखिए, ये कामेत पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड की जो हम बात करते हैं वहां पर कामेत पर्वत से ये जल विभाजक, देखिए पहले तो ये समझिए कि जल विभाजक रेखा होती क्या है। जल विभाजक रेखा का मतलब है कि दो नदियों के बीच में मान लीजिए कोई पर्वत है या कोई भी ऐसी स्थलाकृति है जो उस पानी को विभाजित करती है, यानी कि पूर्व का पूर्व में रहेगा, पश्चिम का पश्चिम में रहेगा, या उत्तर का उत्तर में रहेगा, दक्षिण का दक्षिण में रहेगा। तो वो ऐसी जो विभाजन जो करने वाली स्थलाकृति है उसे हम कहते हैं जल विभाजक रेखा। तो इस भी भारत के अंदर ये जो डार्क लाइन दिख रही है आपको ब्लैक वाली, ये है जल विभाजक रेखा। अब इसका मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि हम यहाँ ऊपर से चलते हैं कामेत पर्वत से, ठीक है। तो जल का विभाजन होता है, जैसे चिनाब रावी व्यास नदियां इधर जाती है, जबकि गंगा वगैरह ये यमुना नदियां ये पूर्व की तरफ आती है। उसका नीचे चलते हैं तो दिल्ली का उच्च पठारी क्षेत्र आता है, ठीक है। दिल्ली का जो उच्च पठारी क्षेत्र है वहां भी क्या है कि आपने देखा होगा कि यमुना नदी जहां से निकलती है वो दिल्ली को पूरा क्रॉस करके आती है। उस पठारी क्षेत्र की वजह से उसके बीचों बीच से नहीं आती है, उस पठार को साइड में से वो मुड़कर और फिर आती है दिल्ली को क्रॉस करके, फिर वो आगरा इधर होके और फिर वापस इलाहाबाद में आकर मिलती है गंगा में। तो ये पठारी क्षेत्र है, तो ये भी इसको जल को विभाजित करता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है पूरी राजस्थान में, ये जल विभाजन कार्य करती है कि इसके पूर्व की नदियां पूर्व में, पश्चिम की नदियां पश्चिम में। उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है, तो विंध्याचल पर्वत भी जल विभाजक का काम करता है कि नर्मदा नदी ये बीचों बीच है इनके, सतपुड़ा और विंध्याचल के, और इसकी ऊपर वाली नदियां ऊपर ही बहती है। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो इधर साहब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है जिसमें मेकाल, महादेव ये सारी पहाड़ियां आती है। तो इन पहाड़ियों ये भी क्या है जल का विभाजन करती है कि इसके नीचे बहने वाली नदियां गोदावरी वगैरह ये इधर पूर्व की तरफ आती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है वहां से सह्याद्री पर्वत शुरू होता है, जो हमने इस में पढ़ा था। तो सह्याद्री पर्वत उत्तरी सह्याद्री आता है, फिर मध्य सह्याद्री आता है और फिर दक्षिण सह्याद्री आता है, ये भी पूरा इसके अंतर्गत आता है। ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है जल विभाजक रेखा। ऐसा प्रश्न आपके आ भी सकता है इंटरव्यू भारत की जल विभाजक रेखा के बारे में, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जल विभाजक रेखा का पार्ट नहीं है या भाग नहीं है, तो वो आपको उसमें ऑप्शन देके बताने होते हैं। तो ये हमने जल विभाजक की बात करी। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं। तो देखिए इसमें जो भारत का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हमने बात करी जल विभाजक रेखा और नदी उद्गम के आधार पर, कि जल जो है विभाजन होता है उसका, उसके आधार पर बात करेंगे हम, और नदी का कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ को जा रही है, उसके हिसाब से उसकी बात करेंगे। हमने बात की थी महान जल विभाजक की, तो महान जो जल विभाजक रेखा है वो मानसरोवर झील वहां के आगे से चलते हैं तो कामेत पर्वत के वहां से शुरू होती है और नीचे तक ये सतपुड़ा विंध्याचल वहां तक चलती है, पश्चिमी घाट के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको विभाजित करने का क्या तरीका है। देखिए विभाजित इसको हम इस तरीके से करते हैं कि अगर महान जल विभाजक है उसके आधार पर अगर विभाजित करते हैं तो इसके तीन चरण है साहब, तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो। और हम तीसरी जो आती है इसके अंदर अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय में वो नदियां आती है जो इसके अंदर भारत की सीमा रेखा के अंदर ही बहती है और वहीं पे विलुप्त हो जाती है, वो कहलाती है अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। ये है महान जल विभाजक के आधार पर इनका अपवाह तंत्र का निरूपण। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि नदियों के उद्गम। अब नदियों के निकलने के बाद जो उद्गम के आधार पर उनका जो है विभाजन किया जाता है वो है हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। हम जो चर्चा करते हैं हमारे अपवाह तंत्र में वो इसी तंत्र की करते हैं कि जो नदियों के उद्गम के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो उसमें पहला आता है हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां। दूसरी होती है हमारे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र जो भारत की सीमा रेखा के अंदर ही बहती है, उन नदियों की हम बात करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हमें ये समझना जरूरी है कि हिमालय जो अपवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, उनका दोनों का बेसिक अंतर क्या है, उनमें जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। देखिए जो हिमालय अपवाह तंत्र है तो उसमें हम बात करते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की, ठीक है। पहला बेसिक अंतर है हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसमें बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों की और उसकी सहायक नदियों की।
जबकि हम प्रायद्वीपीय जो अपवाद तंत्र है उसमें हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भागों से निकलने वाली नदियां। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वहां भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं से जो नदियां निकलती है या उसकी सहायक नदियां निकलती है उनको प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत गिना जाता है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय अपवाद तंत्र के अंतर्गत गिना जाता है। ये इसका पहला मेजर अंतर। दूसरा इसके अंतर अंतर है कि साहब जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको जो जल की प्राप्ति होती है वो हिमनद और वर्षा दोनों से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा कि हिमालय की जो हम 5000 मीटर की जो हिम रेखा है वहां से ऊपर हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, तो वो धीरे धीरे जब ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलती है तो वो पानी का प्रवाह बनाए रखती है। तो हिमालय की जो नदियां हैं वहां पर दो प्रकार से जो हमें पानी प्राप्त होता है, एक तो हिमनद यानी कि ग्लेशियर के द्वारा, दूसरा जब वर्षा मानसूनी काल के दौरान जब वर्षा होती है उसके द्वारा। तो दोनों ही रूपों में हमें उस तंत्र में वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए इनको सदावाहिनी नदियां कहते हैं। सदावाहिनी मतलब हमेशा बहने वाली, उनमें पानी की कमी नहीं होती है, ये पूरे 12 महीने बहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय जो अपवाद तंत्र है उसकी, कि ये नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत वाली नदियां ये केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। उसका रीजन है जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पर्वत श्रृंखलाएं इतनी ऊंची नहीं है कि उनमें बर्फ जमी रह सके। उनकी ऊंचाई कम होने की वजह से लगभग 2 से 2500 मीटर की ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई पर बर्फ का जमना असंभव है, तो इसलिए वहां पर हिमनद नहीं होते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं अपवाद तंत्र नदियां हैं वो केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है, ठीक है। इसलिए इनको मौसमी नदियां कहती हैं, यानी कि मौसम के अनुसार बहती है। जब वर्षा होगी तो इनमें पानी काफी मात्रा में हो जाएगा, जब वर्षा नहीं होगी तो इनमें पानी कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, मौसमी नदियां कहलाती है। ये इनका दूसरा जो मेजर फर्क था वो। तीसरा हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत की जो नवीन श्रृंखलाएं हैं वो क्या है, वलित पर्वत है, नवीन। अभी मतलब कि ज्यादा समय नहीं हुआ, 10 से 15,000 साल वर्ष पूर्वी ये जो है पर्वत श्रृंखलाएं बनी है। तो इन नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं से ये नदियां निकलती है, इसलिए क्या है ये युवा अवस्था में है। ये नदियां भी युवा अवस्था में है, और जो हम बात करते हैं ये हिमालय जो तंत्र है ये भी युवा अवस्था में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की। उसके अंदर जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये बहुत साल पहले बना। जब हम पेंजिया का विखंडन की बात करते हैं, पेंथालासा जो हम पेंजिया का विखंडन होता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो जब अफ्रीका जुड़ा हुआ था उस समय की बात है, जो काफी करोड़ों वर्ष पूर्व की बात है। तो ये कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है ये वृद्धावस्था में है। यहाँ की जो नदियां हैं और यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है वो किसमें, वृद्धावस्था में है। जबकि हिमालय की जो हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो वो किसमें है, वो नवीन वलित पर्वत है जो युवा अवस्था में। ये तीसरा मेजर अंतर। उसके बाद हम बात करते हैं कि युवा अवस्था में है जो ये तंत्र, इसलिए इसकी जो अपरदन क्षमता है वो अधिक है। यानी कि इन नदियों में पानी की मात्रा अधिक रहती है, जिसकी वजह से ये अपरदन अधिक करती है। अपरदन का मतलब कि काट छांट करना। जिस इलाके से ये बहती है उस इलाके में ये चट्टानों को, पर्वतों को उनको तोड़ती हुई जाती है और काटती हुई जाती है, ठीक है। तो ये अपरदन की इनकी क्षमता अधिक है क्योंकि इनमें पानी का वेग अधिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं कि उनकी अपरदन की क्षमता कमजोर होती है, लेकिन निक्षेपण की क्षमता, डिपोजिशन की जो है क्षमता वो अधिक होती है। जैसे हम बात करें कि कोई नदी बह रही है तो उसमें क्या है कि पानी की मात्रा कम है। पानी की मात्रा कम है तो पानी बहुत स्लो स्पीड से चलेगा, और वो जो भी अपने साथ चीजें बहा कर लाती है वो उसको डिपॉजिट करती जाएगी अपने पेंदे में, यानी कि उसको वो निक्षेपित करती जाएगी, उसको वो आगे ले जाने की उसके अंदर क्षमता नहीं है पानी कम होने की वजह से। उसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं कि जो इस तंत्र की जो नदियां हैं कौन सा, हिमालय तंत्र की। हिमालय जो अपवाद तंत्र की जो नदियां हैं वो काफी ऊंचाई से गिरती है, काफी वेग से गिरती है, इसलिए वो वी आकार की घाटियां बनाती है। वी आकार की घाटियां गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, इन चीजों का शीघ्रता से निर्माण करती है वो, ठीक है। कि हमने जब पिछले फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा था कि अपरदन की जो आकृतियां पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि वी आकार की घाटी तब बनती है जब नदियां अपनी युवा अवस्था में होती है और पर्वतों से प्रारंभिक अवस्था में अपना पानी गिराती है। तो ये भी नवीन अवस्था में, इसलिए क्या वी आकार की घाटियां बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की जो नदियां हैं
वो चौड़ी घाटी बनाती है, यानी कि यू आकार की घाटियां बनाती है। कहने का मतलब उनमें पानी का वेग कम है, इसलिए वो उनके निचले भागों को काटती है ऊपर के भागों के बजाय। तो निचले भागों को काट कर उसे चौड़ा करती है, जिससे कि हम यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला अंतर है कि जो इस ऊपर जो हम इसकी बात करते हैं, हिमालय तंत्र की बात, तो इसके अंदर अवसादों की मात्रा अधिक होती है। देखिए, अवसाद की मात्रा जब अधिक होगी, जब किसी नदी की युवा अवस्था होगी, उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, तो वो काट छांट यानी कि अपरदन जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा करेगी, यानी कि इरोजन जिसको बोलते हैं अपरदन, वो इरोजन ज्यादा करेगी। तो इरोजन की वजह से वो काट छांट करती है, उसमें अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। अब वो अवसाद जैसे जैसे वो मैदानी भागों में पहुंचेगी, उन मैदानी भागों में उन अवसादों को क्या करती है, वहां जमा करती है, जिसकी वजह से अच्छे खासे मैदानों का निर्माण होता है। यानी कि नई जो पुरानी बांगर मिट्टी है, नई खादर मिट्टी है, वो मिलती है वहां पर। तो हम भारत के विशाल मैदान की बात करते हैं उत्तर की, तो वो विशाल का मैदान इसी वजह से बना है कि उसमें अवसादों की मात्रा अधिक थी। जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ी मैदानी क्षेत्र में, उन अवसादों को वहां जमा करती गई। पुराने क्षेत्रों को बांगर कहा गया और नए क्षेत्रों को खादर कहा गया। जबकि हम दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियां हैं, उस अपवाह तंत्र की बात करें, तो यहाँ की नदियों में इतना वेग नहीं होता है, इतना पानी नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर इन नदियों के अंदर अवसादों की मात्रा कम होती है या सीमित होती है। जिस नदी के अंदर वेग नहीं होगा, पानी कम मात्रा में होगा, वहां पर वो काट छांट नहीं करेगी, वो इरोजन यानी कि अपरदन नहीं करेगी, और अवसादों की मात्रा भी उसके अंदर कम होगी। इसलिए ये एक सीमित मैदान का निर्माण करती है। कि उत्तर की जो भारत की नदियां हैं उनकी बात करें तो विस्तृत मैदान का निर्माण करती है, जबकि जो दक्षिण के उनकी बात करें नदियों की, तो वो सीमित मैदानों का निर्माण करती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, वो जलोढ़ अवसादों का निर्माण करती है, यानी कि पर्वतों से छोटे छोटे कणों को बहाकर लाती है और इन मैदानी भागों में जमा करती है, जो कि जलोढ़ नदियों के मैदान बनाती है। और ये काफी उपजाऊ होते हैं, ये मैदान जो बनते हैं ये काफी उपजाऊ होते हैं। तो इन नदियों के द्वारा जलोढ़ जो मैदान है वो बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम इसकी दक्षिण की प्रायद्वीप पठार के अपवाह तंत्र की बात करते हैं कि इनका नदियों का जो तल है वो कठोर चट्टानों से बना हुआ है। हम जैसे कि कह रहे हैं कि ये पठारी क्षेत्र है, जो भारत का प्रायद्वीप पठारी क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने की वजह से ये क्या है, ये कठोर चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नदियां मैदानों का निर्माण नहीं कर पाती है। जबकि उत्तर की जो नदियां हैं वो क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो विसर्पाकार मार्ग बनाती हैं। ठीक है। जो मैदानी भाग है काफी उबड़ खाबड़ जो है, पहले उबड़ खाबड़ थे, कुछ में कुछ भाग उभरा हुआ था, कुछ नीचा बैठा हुआ था। तो इन नदियों में जो पानी का वेग था, उस वेग के कारण क्या है कि जब ऊंचे भाग में पहुंचती है तो उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग अपना लेती है। नीचे भाग में पहुंचती है तो वहां पर वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये विसर्प आकार में यानी सर्पिला आकार में ये क्या है, नदियां बहती है। जबकि हम बात करें कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे चलती विसर्पाकार मार्ग नहीं है, क्योंकि उस पठारी क्षेत्र में क्या है कि जो नदियां हैं उनमें पानी नहीं होता है, वेग कम होता है उनका। ठीक है। इस वजह से वो विसर्पाकार नहीं चलती, वो सीधे सीधे बहती है। ठीक है। उसके बाद हम अगले अंतर की बात करते हैं इसमें कि हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर एक वर्ड आया है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है कि हिमालय तंत्र की जो बहुत सारी नदियां हैं वो जैसा हिमालय के उद्भव से पहले बहती थी, आज भी उसी अवस्था में बहती है। जैसे हम सिंधु नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, ये दोनों नदियां पहले भी उसी दिशा में बहती थी और उसी वेग से बहती थी, और जब हिमालय का उद्भव हुआ तब भी आज भी उसी वेग से उसी दिशा में बह रही है। बस फर्क ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे हिमालय का उद्भव होता गया उसको काटती गई और अपने मार्ग को सुरक्षित रखा इन्होंने। तो उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती जो है मार्ग। यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब है कि इन नदियों का जो उद्गम है वो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले हो चुका था। जबकि हम दक्षिण के प्रायद्वीप पठार की जो बात करते हैं उसके अंतर्गत है कि अधिकतर जो नदियां हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती यानी कि ढाल के अनुसार चलती है ये।
जैसा इनका ढाल है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद ये जैसा इसका ढाल था उसी के अनुरूप वही। पूर्ववर्ती का मतलब पहाड़ के निर्माण से पूर्व उसका नदी का उद्भव हुआ और वो जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में आज वर्तमान समय में बह रही है। जबकि अनुवर्ती का मतलब हुआ कि वो वहां पर स्थलाकृति का निर्माण हुआ और स्थलाकृति के ढाल के अनुरूप वो बहती है। तो पठारी भाग का जो हम जो अध्ययन करते हैं तो उसमें भारत का जो ढाल की बात करते हैं वो पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उधर से पूर्वी तटीय प्रदेश की तरफ इसका ढाल है भारत का, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। इस वजह से ये सारी की सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है पठारी प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो अगला हम बात करते हैं इसकी अंतर है जो कि जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की जो नदियां हैं उनके पास जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो वो घाटियों में बहती है। ठीक है, घाटियों में बहने के कारण ये कि जहां पर जल अधिक मात्रा में है, घाटियों में बह रही है, तो वहां पर जल विद्युत पैदा करने की क्षमता उन नदियों में अधिक है। जिन नदियों में जल की मात्रा अधिक है, काफी ऊंचाई से बह रही है और घाटियों में बह रही है, वहां पर हम पानी को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन के द्वारा जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। तो जल विद्युत के निर्माण के उत्पादन की दृष्टि से वो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसका सदुपयोग नहीं हो पाया वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है हमारे जल विद्युत के निर्माण के पर्पज से। जबकि हम बात करते हैं जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की, तो उन नदियों के अंदर जो है पानी की मात्रा कम है। दूसरा, इतना वेग भी नहीं है, यानी कि ढाल नहीं है। जब ढाल नहीं होता है तो काफी ऊंचाई से नहीं गिर पाती, धीरे धीरे आराम से बहती है। इस वजह से उन नदियों को जो क्या है कि वेग नहीं मिल पाता और जल प्रपात भी काफी ऊंचे नहीं है, तो बिजली का निर्माण उतना नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं कि साहब इतना जल विद्युत हम निर्माण कर सकते हैं। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं इस रूप में समृद्ध है कि वो जल विद्युत का निर्माण अच्छे से कर सकती है। जबकि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनमें जल विद्युत का निर्माण उतना नहीं हो सकता जितना हम सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला जो इसका अंतर है उसकी बात करते हैं कि जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है, वो नदियां क्या है, मैदानी क्षेत्र में बहती है। मैदानी क्षेत्र में बहने का फायदा ये है कि वो नौकायन या नौ परिवहन के लिए आवश्यक मतलब कि उपयोगी है। यानी मतलब वहां पर अभी हमने जो प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें बताया था कि साहब कुछ नदियां हैं जिनमें नौ परिवहन सुचारू रूप से चालू किया जा चुका है। हम जो राष्ट्रीय परिवहन की बात करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मतलब कि जो भारत के आंतरिक प्रदेशों में जो नदियां हैं उनमें परिवहन चालू किया गया है, उनकी बात करते हैं। तो वो इस वजह से चालू हुआ क्योंकि वो मैदानी प्रदेश था, उनमें पानी की अधिक मात्रा थी और नौका का परिवहन आराम से हो सकता था। फिर जबकि हम बात करें कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो नौ परिवहन के लिए केवल तटवर्ती क्षेत्र में उपयोगी है। अगर बात करें कि उसका जो अपवाद तंत्र है उसमें, तो उसमें जो मौसम मानसूनी मौसम रहता है तब उस नदी के अंदर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो उस पर्याप्त मात्रा के पानी में तो नौ परिवहन हो सकता है, लेकिन जब मौसमी परिवर्तन होता है और नदियों में पानी नहीं रहता है, मानसून प्रभावित नहीं रहता है, तो उस समय नदियों में पानी के अभाव के कारण नौ परिवहन बाधित होता है। इसलिए वहां पर नौ परिवहन करना नुकसानदायक है। केवल जो तटवर्ती क्षेत्र है जहां पर नदियां का पानी सुचारू रूप से आता है वहीं पर नौ परिवहन हो सकता है। ये थे हमारे जो हम बात कर रहे थे कि जल विभाजन की बात करी थी हमने और उसमें तंत्र की बात कर रहे थे हम। तो हिमालय के अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार के अपवाद तंत्र की बात करी, ये इनका बेसिक अंतर था। ये अंतर कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये अंतर आपको ध्यान रखने हैं। इनके मेजर अंतर आराम से समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं भारत के मानचित्र को। लेकिन भारत के मानचित्र का हम जो अवलोकन करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने ये जल विभाजक रेखा देखी थी। उसके अलावा इसमें ज्यादातर नदियां जो है वो दे रखी है। जैसे मैं पॉइंट आउट करता रहता हूँ नदियों की, आप देखते जाइए। जैसे ये सिंधु नदी थी ऊपर, उसके बाद ये झेलम नदी है, फिर ये चिनाब नदी है, ये रावी नदी है, ये व्यास नदी है, सतलज नदी है। ये जो 6 नदियां हैं, पहले ये सप्त सिंधु के नाम से जानी जाती थी। 7वीं नदी इनके अंदर एक सरस्वती नदी भी थी, वो विलुप्त हो गई है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बाकी अब ये 6 नदियां बच गई है। उसके बाद फिर हमने बात की थी ये गंगा की यमुना की दोनों नदियां जो है ये ग्लेशियरों से निकलकर और फिर ये मैदान का निर्माण करती है।
गंगा और यमुना में पानी की काफी मात्रा है, इसलिए से विशाल मैदान का निर्माण करती है। इसमें आगे चलते हैं तो कौन कौन सी ये नदियां हैं, जो ये रामगंगा है, घाघरा है, राप्ती है, ये गंडक है, ये जो नदियां हैं इनके अंदर आकर मिलती हैं और इस नदी के प्रवाह को और तेज बनाती है। देखिए जब एक नदी एक लंबी सफर, यानी कि हमने गंगा नदी की बात करी 2525 किलोमीटर दूर तक बहती है, इतना लंबा सफर तय करने पर उसमें पानी की कमी अवश्य होगी क्योंकि वो मैदानी भाग में बहेगी। लेकिन उसकी पानी की पूर्ति के लिए जैसे यमुना नदी उसके सहायक नदी के रूप में है, ये और जो नदियां हैं रामगंगा हुई, घाघरा हुई, ये जो नदियां हैं ये नदियां भी उसके सहायक के रूप में है। आगर जाके इसमें सोन नदी मिल जाती है, वो भी इसके सहायक है। दामोदर नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है तो वो भी इसकी सहायक है। तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाती है जिसकी वजह से ये मैदानी प्रदेश उन्नत है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश से ये जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश होकर बहती हुई आसाम, आसाम के बाद में मेघालय में बहती हुई फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो आसाम और जो हम मेघालय का जो क्षेत्र की बात करते हैं वो दोनों क्षेत्र उन्नत हैं। उन्नत से मतलब ये है कि वहां पर इन नदियों का जो है मैदानी भाग है। और आसाम के अंदर आपने जो एक मिट्टी का जो उसकी बात सुनी होगी कि एक मिट्टी के टीले से द्वीप बनाया है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। वो द्वीप एकमात्र सा विश्व का द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र से फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी उत्तर भारत की 3 नदी तंत्र थे, सिंधु, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। उसके बाद मध्य भारत की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी नदियां हैं जो इनके सहायक नदियों के रूप में है। जैसे हम बात करें कि अरवली पर्वतमाला से निकलने वाली जैसे बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल है, सिंध, बेतवा, ये सारी केन, ये जितनी सारी नदियां हैं ये यमुना की सहायक है। तो यमुना में मिलती है, यमुना को प्रबल बनाती है और फिर यमुना इलाहाबाद के अंदर जो है किससे मिल जाती है, वो गंगा से मिल जाती है। तो ये मध्य भारत की जो नदियां हैं ये इनकी सहायक के रूप में है। फिर हम बात करते हैं जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से जो है नर्मदा नदी निकलती है, क्योंकि ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच उनकी गहरी घाटी से बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी की मैंने बात की थी कि ये नदी जो है ढाल की विपरीत दिशा में जो है अध्यारोपित उसमें अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ऐसे ही ताप्ती नदी है जो आपके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, वहां से निकलने के बाद में ये भी अध्यारोपित अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, अरब सागर में गिरती है। ये 2 नदियां हैं जो ढाल के विपरीत बहती हुई कहाँ गिरती है, ये अरब सागर के अंदर गिरती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में जो नदियां हैं उसमें दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है। ये 4-5 नदियां हैं जो उड़ीसा से होकर बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये डेल्टा प्रदेश का निर्माण करती है। ठीक है, ये सारी की सारी छोटा नागपुर के पठार के आसपास के क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड और जो छत्तीसगढ़ और क्या नाम पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, वहां से नदियां निकलने के बाद फिर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जो कि नेपाल से निकलती है लेकिन पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से हर साल बाढ़ आती है बिहार में। उसके बाद हम दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनकी अभी मेन उनका चित्र समझते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे गोदावरी नदी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जैसा कि मैंने कहा था नासिक के पास त्र्यंबकम की पहाड़ियां, वहां से निकलती है गोदावरी नदी और ये अपना अपवाह तंत्र महाराष्ट्र और फिर उसका आंध्र प्रदेश में बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमने बात की थी गोदावरी बाद कृष्णा नदी की वो महाबलेश्वर से निकलती है, पूना के पास में महाबलेश्वर, वहां से निकलती है और फिर वही महाराष्ट्र में बहती हुई फिर धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में बहती हुई और ये भी इस तरीके से बंगाली खाड़ी में गिरती है। जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदियां मंजरी, भीमा, ये उसकी सहायक नदियां, तुंगभद्रा वगैरह ये उसकी सहायक नदियां। फिर नीचे आते हैं, पेन्नार नदी है तमिलनाडु के अंदर, वो भी जो है पश्चिम से निकलती है, पूर्व में आकर अपना अपवाह तंत्र समाप्त कर देती है। फिर नीचे आओगे कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत के वहां से निकलती है। इस कावेरी नदी के ऊपर एक जल विवाद भी है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों के बीच में है कि इसका विभाजन कैसे कैसे किया जाए। तो अभी ये विवादित मामला है कि कौन से राज्यों को कितना पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये नदी यहाँ से जो है बह रही है कर्नाटक के यहाँ से
और फिर ये कर्नाटक होते हुए फिर नीचे तमिलनाडु में आकर और फिर बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, ऐसे ही एक नदी और आती है वेंगई नदी, जो छोटी सी है लेकिन नीचे बहती है, नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इस प्रकार ये भारत की ये संपूर्ण नदियां हैं जिनकी एक हमने जनरल बातचीत की कि साथ कौन सी नदियां कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद एक चित्र और है जिसको थोड़ा आपको और समझने में आसान रहेगी, ये भी भारत की नदियों के ऊपर ही है। इसमें भी मैंने नदियों का जो है मानचित्र आपके सामने दिखाया है, जिसमें सारी नदियां दी गई है कि साहब कौन सी नदी किसकी सहायक है और कौन सी नदी मुख्य नदी है। ठीक है, फिर अगली जो हम बात करते हैं वो है, अब हम अपने इस अपवाह तंत्र की बात करेंगे। तो इस अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ आज हम इसकी बेसिक जो नॉलेज थी हमने वो बेसिक नॉलेज ली है, तो ये बेसिक नॉलेज आप तैयार कीजिए। उसके बाद हम कल जो है इसके सिंधु अपवाह तंत्र की, गंगा अपवाह तंत्र की, और उसके बाद हम जो बात करेंगे वो हमारे ब्रह्मपुत्र वाले अपवाह तंत्र की, इन तीनों तंत्रों की प्रायद्वीप पठार वाले तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।